हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? बेटर होंगे। लास्ट के जो वीडियोस में हमने डिस्कस किया आपके साथ, वो डिस्कस किया कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विशेष क्षेत्र, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसके ऊपर हमने बात किया। उससे पहले जनरली हमने ये देखा कि भाई मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या क्या है और उसके विशेष क्षेत्र क्या क्या है, यानी कि मानव भूगोल किन किन चीजों की स्टडी करता है और उसका एक अपना नेचर क्या है। तो अगर मैं ब्रॉडली कल की क्लास के ऊपर में एक हाईलाइट वे में या फिर एक इन शॉर्ट वे में आपको बता दूं तो एक बार आपको ज्यादा बेटर होगा। लेकिन कल की क्लास में हमने देखा क्या क्या, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने ये देखा कि मानव भूगोल क्या है। तो हमने कहा कि भाई जो मानव की क्रियाओं का जो अध्ययन करता है लाइक वही मानव भूगोल है। हमने कहा कोई डेफिनेशन, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपके सामने में, आपको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो ये बातें एक बड़े स्कॉलर से बुलवा के देख लेते हैं। तो बड़े स्कॉलर में एक नाम आते हैं फ्रेडरिक रेटजेल का। फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा कि भाई मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो भाई रेटजेल ने कहा ये बात हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रेटजेल तुम्हें बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। तो रेटजेल ने मानव भूगोल को मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन के रूप में उसको क्या क्या प्रकट किया। जाहिर है कि मानव भूगोल जनरली यही है, ठीक है। और उसके बाद जब हमने देखा तो हमने ये कहा कि भाई वर्तमान समय में भूगोल की एक शाखा के रूप में एक भौतिक भूगोल है, एक मानव भूगोल है। जैसे भौतिक भूगोल में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, धरातल के संबंधित, जल से संबंधित, जो हमने कक्षा 11th में पढ़ा है हमने उसकी स्टडी कर ली। ना जब हम क्लास 12th में आते तो हमने कहा कि हमने भूगोल की दूसरी शाखा का हमें पढ़ना है। वो दूसरी शाखा क्या है? मानव भूगोल, जिसमें मानवीय क्रियाओं की स्टडी होती है, ठीक। इस पर हमने कल बात किया। उसके बाद हमने कहा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो हमने कहा कि इसकी प्रकृति वर्णनात्मक है, क्रमबद्ध है, विश्लेषणात्मक है, बहुआयामी है, परिवर्तनशीलता है, समय के साथ साथ उसमें क्या आती जा रही है? चेंजिंग आती जा रही है। वर्णनात्मक मतलब चीजों को डिस्क्रिप्टिव वे में बताता है, ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि सिस्टमैटिक, वो एक सिस्टम प्रोसेस वे में स्टडी करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ था जस्ट पूछ करके दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिस्टम वे में क्या करता है और उसकी स्टडी करता है। तो वर्णनात्मक हो गया, क्रमबद्ध हो गया, विश्लेषणात्मक की अगर मैं जनसंख्या की सामान्यता बात करूं कि तो भाई 2011 में जनसंख्या क्या था, नाउ प्रेजेंट 2021 में जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2031 में क्या हो जाएगा, 2041 में क्या हो जाएगा। तो ये क्या है? विश्लेषण करेगा कि क्यों जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या कारण है जनसंख्या बढ़ने का। तो मानव भूगोल विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। बहुआयामी, जब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का डोमेन बन के नहीं रह चुका है, यानी कि कई सारी चीजों की स्टडी करता है। लाइक वो आर्थिक भूगोल की भी स्टडी करता है, सांस्कृतिक भूगोल की भी स्टडी करता है, सामाजिक भूगोल की भी स्टडी करता है, राजनीतिक तत्वों की भी स्टडी करता है, इसे राजनीतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, संसाधनों से संबंधित, इन सभी तत्वों का ये अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है, वो क्या काफी व्यापक है, काफी बड़ा है। तो अब तक जो मैंने बात किया आपके साथ, वो मैंने बात की लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में या लास्ट सीरीज में जो हमने क्या डिस्कस किया उसके ऊपर। बट ना आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने कल भी आपको बताया था कि आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो कुछ इंटरेस्टिंग क्या बोले कि भाई आपने तो रोज वही पढ़ना है। इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन टॉपिक है चैप्टर का वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें आज हम ये जानेंगे कि भाई मानव भूगोल है तो सही, बट मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से, मेजर अप्रोचेस कौन कौन से हैं जिसकी मानव भूगोल स्टडी करता है। एंड मानव भूगोल से संबंधित 3 विचारधाराएं कौन कौन सी है, निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है एंड नव निश्चयवाद क्या है। इसके साथ इसके अलग अलग विषयों के साथ इसका इंटररिलेशन कैसा है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। अब ना इंटररिलेशन का मतलब क्या है कि भाई उसका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल के साथ कैसा रिलेशनशिप है, सोशियोलॉजी के साथ कैसा है, बॉटनी के साथ कैसा है, बायोलॉजी के साथ कैसा है, हिस्ट्री के साथ कैसा है। ये सभी अप्रोचेस के सभी सब्जेक्टों के साथ ये मेजरली जुड़ा हुआ है। तो हम इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ना सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके उपागम के बारे में, इसके अप्रोचेस के बारे में, इसके मेन उपागम कौन कौन से हैं। तो अगर इसके उपागम को मैं अगर डिफाइन करूं या डिवाइड करूं तो पहला उपागम है इसका पारिस्थितिकीय, दूसरा हो गया आपका व्यवहार परक, उसके बाद हो गया आपका क्षेत्रीय, कल्याण परक, तंत्रोपागम, यानी कि इकोलॉजिकल अप्रोचेस, बिहेवियरल अप्रोचेस, स्पेशियल या एरियन वेलफेयर अप्रोचेस और सिस्टम अप्रोचेस। ये सभी जनरली क्या है, ये इसके उपागम है कि भाई मानव भूगोल जो है वो पारिस्थितिकी चीजों की स्टडी करता है, व्यवहार पर इसमें देखने को मिलता है, क्षेत्रीयता देखने को मिलती है, कल्याणप्रदता देखने को मिलती है, और लास्ट में तंत्र उपागम है, तंत्र अप्रोचेस है, सिस्टम अप्रोचेस है, ये हमें देखने को मिलता है ना। एक एक करके समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम क्या है, अगेन देखेंगे व्यवहार पर उपागम क्या है, फिर क्षेत्र उपागम क्या है,
लाइक कल्याणप्रद उपागम क्या है एंड लास्ट की तंत्र उपागम क्या है। तो देखो पारिस्थितिकी उपागम का सीधा सा संबंध है कि मानव का प्रकृति के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रकृति नहीं तब तक मानव नहीं। बिकॉज कहते हैं कि भाई आज अगर हम जैसे भी हैं हमें प्रकृति ने उस हिसाब से बनाया है। अगर नाउ द क्लाइमेटिक की मैं बात करूं, बिहार के लोगों का जो फूड्स वगैरह है, जो भी खाना पीना है, वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन से पता चलता है कि वहाँ का नेचर जैसा है, वहाँ का क्लाइमेट जैसा है, वैसे ही वहाँ का खान पीन है। लाइक वहाँ के लोगों का सेवन मछली खाते हैं वो लोग। क्या साउथ इंडिया के जो भी लोग भी क्या वो भी इतना मछली पे फोकस है नहीं है। रीजन क्या है कि उन सब एरिया में रिवर बहुत ज्यादा है, ड्रेनेज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वहाँ का कल्चर ही कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मकर संक्रांति अगर हम मनाते क्यों मनाते हैं, लाइक एज अ क्लाइमेटिक, अगर हम नेचुरली बात करते हैं नेचुरली फेस्टिवल है। तो पारिस्थितिकी उपागम मानव का प्रकृति के साथ अपना इंटर रिलेशनशिप है, ये इसकी स्टडी करता है। व्यवहार परक, इसमें मानव के व्यवहार की भी अपनी भूमिका होती है, यानी कि जब भी हम किसी चीज की स्टडी करने की बात कर रहे होते हैं विदाउट व्यवहार के हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। आज अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं या मुझसे आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो इसके पीछे भी बिहेवियरल अप्रोचेस काम कर रहा है, एक व्यवहार परक चीज काम कर रहा है। नाम अब आता है क्षेत्रीय परक। मानव भूगोल है क्षेत्रीयता, क्षेत्र उपागम की बात करता है। क्षेत्र उपागम का सीधा सा मेरा मतलब क्या कहने का, क्षेत्र उपागम का मेरा कहने का मतलब यह है कि इस जगह पे कौन सी घटना घटित हो रही है, दूसरी जगह पे कैसी घटना घटित हो रही है, उसके बाद कैसी घटना घटित हो रही है, उसके बाद कैसी घटना घटित हो रही है। यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज, अलग अलग एरियाज वाइज, अलग अलग विलेजेस वाइज, अलग अलग सिटी टाउन वाइज किस तरीके की प्रॉब्लम है। नाउ इज द स्पेशल अप्रोचेस क्षेत्रीय उपागम, ठीक है। अब आता है कल्याणप्रद उपागम। मानव भूगोल जो है कल्याणप्रदता, वेलफेयर पे बात करता है, यानी कि ऐसी चीज जिससे लोगों को क्या हो सके, कल्याण हो सके, लोग का उद्धार हो सके, इस तरीके की बातों पे ये अपनी फोकस करता है। नाम आता है तंत्र उपागम। तंत्र उपागम का आपका सीधा सा मतलब क्या है, तंत्र उपागम पारिस्थितिकी उपागम दोनों एक उपागम है, जिसमें जनरली बात यही कहा गया है कि जो मानव भूगोल है वो तो प्रकृति की अपनी महत्ता है और प्रकृति और मानव के बीच की जो संतुलन की अवस्था होती है उसी से पूरा का पूरा ये जो भी बोले कि चलता है। यानी कि मानव का प्रकृति के साथ पारस्परिक संबंध ही मानव भूगोल है। तो ये मानव भूगोल अगर आपसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल में के उपागम कौन कौन से, तो पारिस्थितिकी, व्यवहार परक, क्षेत्रीय, कल्याण परक, तंत्र परक इसके मुख्य उपागमों में से एक है, जिसे हम जनरली इसके मेजर अप्रोचेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके अप्रोचेस। अब ना इस चैप्टर में जो हमें सेकंड चीज बात करनी है, कोई इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि कुछ आइडियोलॉजी है जिसे हम निश्चयवाद कहते हैं, नव जिसे हम संभववाद कहते हैं, एंड हम जिसे नव निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद को एक दूसरे टर्म में एनवायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, दूसरे को हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, या को हम न्यू डिटरमिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये है क्या क्या। जब हम विचारधारा की बात करते हैं भूगोल में, मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल में सामान्यतः तीन तरीके की विचारधाराएं हैं जो सामान्यतः कार्य कर रही होती हैं। तो तीन तरीके की विचारधाराएं कौन कौन सी है। पहली विचारधारा का नाम है निश्चयवाद, दूसरा विचारधारा क्या नाम है संभववाद, तीसरे का क्या नाम है नव निश्चयवाद, ठीक है। इसको हम कौन सा कहते हैं, एनवायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, इसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, इसको हम न्यू डिटरमिनिज्म कहते हैं, ठीक है, न्यू डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद मानव भूगोल की महत्वपूर्ण विचारधारा में से एक है। निश्चयवाद का जो मेन फोकस है, ये सबसे पुरानी विचारधारा है। पहली बात तो ये, पहले मैं लिख ही देता हूँ ये क्या क्या है, एंड आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
यानी कि जो निश्चयवाद विचारधारा है और एक संभववाद है, एक नवनिश्चयवाद है। तो निश्चयवाद जो विचारधारा है वो भूगोल की, मानव भूगोल की सबसे पुरानी विचारधारा है। सबसे पहले की जो विचारधारा की बात करें वो निश्चयवादी है। निश्चयवाद की जो विचारधारा है, एक इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो ग्रीक एंड रोमन टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जब स्ट्रैबो एंड टॉलमी जैसे स्कॉलर हुआ करते थे तब से। तो इस शब्द का जो इस्तेमाल है ना, वो दो चीजों के लिए किया जाता है। एक तो कहा जाता है ये एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, और दूसरा ये कहा जाता है ये एक पैराडाइम है, एक प्रतिमान है। तो विचारधारा तो आप समझ गए होंगे कि भाई इसमें विचार है कि मानव और प्रकृति दोनों एक रिलेशन है, जिसमें प्रकृति ही सब कुछ है बट मानव उसके सामने में कमजोर है। लेकिन प्रतिमान का मतलब क्या है? तो प्रतिमान का मतलब यह है कि स्टार्टिंग फेज, जब ज्योग्राफी के फेज की हम बात करें, उनमें जनरली एक ही था, और जनरली क्या था? वो निश्चयवादी था, नीतिवाद ही था। ठीक, उसी में जब वैल्यू कस्टम्स वगैरह आते गए, जुड़ते गए ना, यही पैराडाइम बदलता गया, ये संभववाद में तब्दील हो गया, इसमें चेंजिंग आते गए, ये नवनिश्चयवाद हो गया। ठीक, तो सबसे पुराना प्रतिमान वो जो नया पैराडाइम था ज्योग्राफी में, वो क्या था? एनवायरमेंटलिज्म ही था, जिसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। तो निश्चयवाद सबसे पुरानी विचारधारा के साथ साथ एक बहुत पुराना प्रतिमान भी है, बहुत पुराना पैराडाइम भी है। और इसमें समानता ये कहा गया कि जो मानव है प्रकृति का दास है, यानी कि मानव अपनी सभी क्रियाओं के लिए प्रकृति के ऊपर ही निर्भर होता है। जब तक प्रकृति नहीं, जब कोई अवसर नहीं देती, मानव चीजों को उपलब्ध पूरा नहीं कर पाता। ठीक, तो मानव और प्रकृति का आपस रिलेशनशिप होता है, जिनमें जो है ठीक प्रकृति की महत्ता ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मनुष्य के। इसके साथ जो मानव की जितनी भी दिनचर्या है वो सभी किससे निर्धारित होती है? प्रकृति से निर्धारित होती है। कैसा वातावरण है, किस तरीके की चीजें हैं, उसी से उसका निर्धारित होता है। इसके साथ इसको नियतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसको नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो समर्थक थे, इनमें कौन कौन से मुख्य विद्वान आते हैं? इसमें रेडजल आते हैं, सैंपल आते हैं, अलग फिर आपके हम्बोल्ट आते हैं, रीटल आते हैं, ठीक है, हंटिंगटन आते हैं। ये सब जैसे स्कॉलर हैं जो इसके समर्थन में आते हैं, उनका ये मानना है कि भाई निश्चयवादी सब कुछ है, यानी कि मानव के सभी क्रियाएं, मानव के सभी चीज प्रकृति के वजह से ही निर्धारित होते हैं। अगर प्रकृति चाहे तो मानव की चीजों को बदल सकती है, अगर प्रकृति चाहे तो मानव के अस्तित्व को खत्म कर सकती है। तो ये सभी विचारधारा जो है वो प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है, यानी कि जो प्रकृति है वही सब कुछ है, मानव उसके सामने में कुछ नहीं है। मानव एक बच्चा है, उसकी औकात नहीं कि वो प्रकृति के सामने में कुछ बोले, ठीक है। लेकिन इसीलिए जो सैंपल ने द ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट नाम की अपनी किताब लिखी, जिस किताब में उन्होंने ये बताने का एक्सप्लेन किया कि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, प्रकृति ने उनके पाँव को छोटा किया हुआ है, ठीक, जिससे उनको काफी ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है। ठीक, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो समुद्रों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, सब एरिया में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे इनका जो फूड है वो किस पे वेस्ट करता है, जो भी फिश वगैरह है इस पे वेस्ट करता है। तो ये लोग जो खाने में किस चीज का यूज कर रहे होते हैं? फिश वगैरह खाते हैं। बिहार जैसा जो रीजन है वहाँ पे ड्रिलिंग बहुत ज्यादा आता है, तो वहाँ के लोगों का जो भोजन है वो चावल ज्यादा है, लाइक मछली ज्यादा है। तो खाने का रीजन ही ऐसा है कि वहाँ का प्रकृति ऐसा है। तो ये इसके साथ साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ के लोगों का जो ड्रेसेस है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का ड्रेसेस है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रकृति के सामने में अपने आप को सक्षम नहीं है, जिससे तो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी काफी ज्यादा आती है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग हमारी तरह मॉडल बन के नहीं घूम पाते, जिससे लोग व्हाइट ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये सभी निर्धारित कौन कर रहा है? प्रकृति ही निर्धारित कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि मानव जो है प्रकृति का दास है, ना कि प्रकृति का स्वामी है। इसके समर्थक में रेडजल और सैंपल आते हैं। अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि निश्चयवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद को बताइए, तो जिन पॉइंट्स को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने पेपर में लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। तो एज अ पॉइंट आप उसे लिख के आ जाए, आपके मोर एंड मोर मार्क्स क्लियर होंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को फटाफट दूसरे लोगों तक शेयर करें, जैसे जो हम बता रहे हैं, जो नॉलेज आपके सामने जा रही है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, सीबीसी एक फंडा है, मैं आप मेरी बात जो है उसे आप ध्यान से सुनिए। ज्ञान ऐसे नहीं बढ़ता, जब तक आप ज्ञान को लोगों तक बांटेंगे नहीं ना, तब तक आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो आप अगर आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं कि किसी दूसरे को भी इसका बेनिफिट हो, तो ये नाम आप जाए एंड दूसरे को भी ये भेजे। ओके, दूसरी विचारधारा आती है वो है संभव। लाइक मैंने इसे काट ही दिया, लाइक इसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये नियतिवाद के बाद की विचारधारा है।
तो जो दूसरी विचारधारा है मानव भूगोल की, वो है हमारी संभववाद। संभववाद मतलब नाम से पता चला संभववाद, यानी कि हर तरफ पॉसिबिलिटी ही पॉसिबल है, कहीं भी इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं है। हम जैसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डायलॉगबाजी मारते हैं, लाइक हमारा डायलॉगबाजी ये है कि भाई कुछ नहीं, हर जगह सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात ठीक है कि हम जगह कर सकते हैं, तो लाइक उसके लिए कोई फैक्टर्स भी डिनोट करता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉसिबिलिज्म है, इसको हम क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। संभववाद मतलब हर तरफ संभावनाएं हैं, मानव को बस अवसर चाहिए, मानव उस अवसर की पूर्ति कर लेता है, ठीक है। लाइक जैसे कि प्रकृति उसको अवसर देती है, लाइक ऐसा मानिए कि भाई नदी है, नदी को हम ऐसे पार नहीं कर सकते, बट मानव ने यहाँ पर क्या बना दिया, पुल बना दिया, पुलों के द्वारा हम पार कर देते हैं, ठीक है। अब कहा गया क्या भाई, साउथ इंडिया वगैरह जो रीजन है वहां पे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, वहां के लोगों को बचना था प्रकृति से, तो उन्होंने क्या करना, व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लिया, ज्यादा गर्मी ही नहीं लगेगी, ठीक है। इस तरीके की चीजों को उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो मानव जो प्रकृति अवसर देती है, बट मानव उसको अपने संभावनाओं में चेंज कर देता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हर चीज जो है आज के टाइम में पॉसिबल है, लाइक सब कुछ पॉसिबल है, बट हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि सब कुछ पॉसिबल ही है, ठीक है। किसी चीज को पॉसिबल करने के लिए लाइक हमें मोटिवेट होना होगा अपने अंदर से, तभी हम उस चीज को कह सकते हैं कि ये सब पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम ऐसे जाके बोल देने कि ना ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सबको पॉसिबल कह रहे, बट हम कर्म कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा जो आउटकम आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि इस मैदान में आप ही नहीं है, इस मैदान में हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स कूदे हुए, ठीक है ना। तो जब इतने सारे लोग कूदे हुए, तो कॉम्पिटिशन इज ऑलरेडी हाई, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे कि नींद ले ले, हम थोड़ा देर नींद ले ले, रिलैक्स मार ले थोड़ी देर, ठीक है, तो टीवी देख ले, फोन देख ले, इंस्टाग्राम चला ले थोड़ी देर, ठीक है, आधे घंटे तुमने पढ़ लिया, आधे घंटे में तुमने इंस्टाग्राम चला ले, तो उससे थोड़ा काम हो जाएगा, बट ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मेहनत नहीं करोगे तो बाजी कोई और मार के चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने बाजी मारना है ना, तो आपने भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सोच रखा है कि नहीं भाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ना आपने यही मन में बिठा के रख लेना कुछ नहीं होने वाला। तो आपने चाह रहे हो कि कुछ हो जाए भविष्य में हमारा, तो ना आपने अभी से मेहनत करना है। तो जब आपने अभी से मेहनत करोगे ना, तो आपका कल्याण फिक्स है, होना ही होना। तो संभववाद जो है मानव भूगोल की सबसे पुरानी विचारधारा में से एक है, जो नियतिवाद के बाद की विचारधारा है, यानी कि निश्चयवाद के विरोध में ये विचारधारा है। क्योंकि निश्चयवाद में लैंडजल सैंपल ने कहा कि प्रकृति ही सब कुछ है, बट ब्रिटेन के विद्वानों ने कहा कि प्रकृति कुछ नहीं, हर तरफ तो मानव है, जहां मानव रहेगा वहां पे क्या होगी, अवसर होंगे, पॉसिबिलिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मानव जो है प्रकृति का स्वामी है, ना कि दास। जैसे क्या कहेंगे, मानव जो प्रकृति का नौकर है, बट कैसे मानव प्रकृति का मालिक है, और मानव अपने अनुसार प्रकृति में बदलाव करता है, उसे जहां जो चाहिए वो करता है। आज हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, हमने एसी लगा ली, हमें पानी जो अलग चाहिए तो हमने लाइक मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई, तो ठंडा चाहिए हमें, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, माजा ले लिया। मैंगो नहीं है हमारे पास, मैंगो जब आएगा हमने माजा पी लिया, तो माजा पिया, मजा आ गया, ठीक है, माजा पिया है, मजा आ गया। तो इस तरह की जो चीजें हम कर रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, मानव की हर तरफ संभावना है, पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है। मानव अवसर देती, मानव नहीं, प्रकृति अवसर देती है, लेकिन मानव उनका उपयोग करता है। प्रकृति ने हमें बहुत सारा मौका दिया, मानव उसका इस्तेमाल करता है इसमें, और इसके समर्थक में विडाल ब्लास, लुशियन फेवरे जैसे विद्वान थे, और इसकी जो मेन ख्याति है, मेन जो इसको सपोर्टर थे, वो कहां पे मिला, ब्रिटेन में मिला। और इसको जो मेन सपोर्ट कहां मिला, जर्मन में, अमेरिका में मिला। अमेरिका में एक सैंपल थे, उन्होंने सपोर्ट किया इसको, बट असली जो इसकी है अगर वो देखें तो जर्मन में इसको ज्यादा सपोर्टेड मिला, और इसको ब्रिटेन में काफी ज्यादा सपोर्ट किया लोगों ने, ठीक है। जर्मन में कहा गया कि प्रकृति की ही महत्ता है, बट ब्रिटेन में है कि प्रकृति नहीं, हर तरफ मानव ही मानव है, मानव ही प्रकृति का स्वामी है, ना कि मानव प्रकृति का दास है, ठीक है। तो दो विचारधारा को समझने के बाद अब हमें समझना है कि नव निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद भी अपने बहुत पीक पे था, इसके विरोध में संभववाद आ गया। तो संभववाद को लेकर लिया है कि ना तो मानव प्रकृति का दास है, ना तो मानव प्रकृति का स्वामी है, वो तो मध्यस्थता करके रहता है। यानी कि प्रकृति के बिना मानव अधूरा है, और मानव के बिना प्रकृति अधूरी है। ये बात किसने कहा गया, ये बात कहा गया नियो डिटरमिनिज्म में, नव निश्चयवाद के अंदर, ठीक है। तो नव निश्चयवाद में क्या है, सीधा सा देख लेते हैं।
हाँ, तो इन दोनों विचारधाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, निश्चयवाद संभववाद के प्रभाव को कम करने के लिए एक नई विचारधारा आई जिसका नाम था नव निश्चयवाद, न्यू डिटरमिनिज्म। इसका कहना था न तो मानव प्रकृति के राज है, न मानव प्रकृति का स्वामी है, यानी कि मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधों की वजह से चलते हैं। अगर प्रकृति है तो मानव है तो प्रकृति है। अगर दोनों में से कोई एक भी का भी विलोप हो जाता है तो एक का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने पता है आपके गुरु और शिष्य दो होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर गुरु ही चला गया तो क्या शिष्य का अस्तित्व ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो यही है कि ना तो मानव जो है प्रकृति के बिना अधूरा है, तो ये इसमें कहा गया। और इसके समर्थक जो थे ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता यानी कि ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया नवनिश्चयवाद को, और इन्होंने इसको नवनीतिवाद भी कहा और इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया। इसमें ये कहा गया कि जो मानव है वो एक मानव और प्रकृति ऐसा रिलेशन में है, मान लो एक चौराहे पे खड़ी लाल बत्ती की तरह, रेड लाइट की तरह, ठीक है, जिसमें क्या है, जैसे मान लो जनसंख्या बहुत तेज बढ़ी तो एक संतुलन की अवस्था आता है जिसमें जनसंख्या फिर कम हो जाता है एंड अगेन फिर जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगता है, फिर एक आउटब्रेक आता है, जनसंख्या फिर रुकती है एंड फिर तेजी जनसंख्या बढ़ने लगता है। तो इसने ये कहा कि इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया, यानी कि इसमें प्रकृति अवसर देती है बट कुछ टाइम के लिए फिर रुकते हैं, ठीक, सबको संतुलित करने के लिए फिर अवसर देती है, फिर कुछ टाइम रुकते हैं संतुलित करने के लिए फिर अवसर देती है, और इसलिए इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया। यानी कि प्रकृति चौराहे पे खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, ठीक है। तो ये बात किसने कहा गया, मानव भूगोल की नव निश्चयवाद की विचारधारा में कहा गया। तो अगर आपने पेपर से सवाल पूछा जाता है कि मानव भूगोल की मुख्य विचारधारा कौन कौन सी है, तो निश्चयवाद, संभववाद है, नव निश्चयवाद। इसके अलावा कई और भी विचारधाराएं जैसे प्रादेशिकतावाद, आदर्शवाद, नारीवाद, ये सभी विचारधारा है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो जनरली आपको जो सिलेबस में पढ़ना है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद के बारे में पढ़ना है। सीयूटी में भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद कौन सा प्रतिमान है, कौन सी विचारधारा है, इस विचारधारा का मेन उद्देश्य क्या है, कौन कौन से इसका समर्थक थे, और यही बात इसमें पूछा जा सकता है, यही बात आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाए। इससे रिलेटेड आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट आती है तो ना आप कमेंट करें एंड लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें इस चीज को, ठीक है। एंड अब जो हमें बात करना है आपके साथ, तो ये बात करना है कि जो मानव भूगोल है उसका अलग अलग विषयों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इतिहास के साथ में उसका संबंध है। क्योंकि जब हम मानव की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं इतिहास में जनसंख्या कैसी थी, मिडाइवल टाइम में जनसंख्या कैसी थी, मॉडर्न टाइम में जनसंख्या कैसी हो गई, नाउ द हिस्टोरिकल टाइम में। तो मानव भूगोल का संबंध इतिहास के साथ भी है, मानव भूगोल का संबंध आर्थिक के साथ भी है, अर्थव्यवस्था के साथ भी है, लाइक कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है यहाँ पे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो इसके साथ भी है, ठीक। परिवहन भूगोल के साथ भी, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सभी किसके वजह से चल रहा है, ह्यूमन की वजह से चल रहा है। उद्योगों की वजह से जितने भी इंडस्ट्री है, हाँ, जितने भी इंडस्ट्री है वो सब मानव की वजह से ही है। कल्चर हो गया, सांस्कृतिक हो गई, ये सभी चीजें किससे, मानव से। इन सब सब्जेक्टों के साथ इसका रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोज्योग्राफी के साथ भी है क्योंकि इसमें मानव के तत्वों का अध्ययन करते हैं, और यही चीज मानव भूगोल मानव के तत्वों का अध्ययन करता है, तो इसका उसके साथ रिलेशन है। तो ये हर सब्जेक्टों से जनरली जुड़ा हुआ है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स की बात करेंगे उससे भी जुड़ा हुआ है कि हिली एरियाज में लोग कैसे हैं, प्लेटू एरियाज में कैसे, कोस्टल एरियाज में लोग कैसे हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट इसका जो इंटरलिंक है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ है। तो आज के इस वीडियो एंड सीरीज में जो हमने आपके साथ कवर किया वो ये कवर किया कि मानव भूगोल की जो प्रकृति और विषय क्षेत्र है उससे मानव भूगोल का उपागम क्या है, मानव भूगोल से संबंधित तीन विचारधारा निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद क्या है, और मानव भूगोल का अलग अलग विषयों के साथ संबंध किस तरीके का है, जिनमें बेसिकली आपको निश्चयवाद एंड संभववाद एंड नव निश्चयवाद को ज्यादातर पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम एंट्रेंस है उसके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें आपको पूछा जा सकता है निश्चयवाद का रिफॉर्म आया कहां से, इवोल्यूशन हुआ जर्मन में, ठीक है। एंड इसके सपोर्टर कौन कौन से, तो रैडजल, चर्चिल, सैंपल। नाउ अगर आपसे संभववाद पॉसिबिलिज्म पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटेन में इसका हुआ। लाइक इसके समर्थक कौन से थे, तो मिडाल डे लाप्लास, लुशियन फैब्रे, ठीक है। फिर ये लोग इसके सपोर्टर में थे। लाइक नव निश्चयवाद के बारे में पूछ सकते हैं कि आया कहां से, तो हम कहते हैं स्टूडेंट ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, ठीक। इसको और किस नामों से जाना जाता है, तो नव निश्चयवाद भी कहते हैं इसको, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, और नव नीतिवाद भी कहते हैं। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। और मानव भूगोल का संबंध वर्तमान समय में आप जितने विषय को देख रहे हैं इन सब विषय के साथ इसका इंटर रिलेशनशिप है, क्योंकि इन सभी विषय में मानव ही इंक्लूड है और मानव भूगोल खुद मानव की ही स्टडी करता है, जिसमें से ये सभी सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है और सब सब्जेक्ट की ये स्टडी जनरली करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।